नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विपक्षी दलों को एक करने में जुटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में विपक्ष के दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की, जिसके तहत खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ शिवसेना उद्धव के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से भी बात की है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। विपक्ष की एकता में बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्र के रूप में उभरे हैं। नीतीश कुमार के बयानों से साफ है कि चुनाव में बीजेपी को चुनौती एकजुट होकर दी जा सकती है और सभी विपक्षी दल इस बात पर एक मत भी हैं। विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व और राज्यवार तालमेल सबसे बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार के मुताबिक क्षेत्रीय दलों को साथ रखना जरूरी है और इसके लिए राज्यवार रणनीति होनी चाहिए। जो राजनीति दल जिस राज्य में मजबूत है वहां पर उनको प्रमुखता देनी चाहिए। तो वहीं विपक्षी की अगर बात करें तो बीजेपी विपक्षी दलों की इस कवायद को लेकर बहुत ही ज्यादा विचलित नहीं है, लेकिन इसके साथ वो सतर्क भी है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक विपक्षी दलों में अपने अंतर्विरोध इतने ज्यादा हैं कि वो बीजेपी को चुनौती देने की दशा में नहीं है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि कई क्षेत्रीय दल विपक्षी खेमे में है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस से सीधी टक्कर की वजह से वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी कांग्रेस के साथ जाने जी के इस दौरान ना के ही बराबर उसकी संभावना जताई जा रही है और अगर उनके सामने गठबंधन की मजबूरी होगी तो वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। राजनीति के जानकारों के मुताबिक टीएमसी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के साथ कितना रहेंगे ये साफ नहीं है। पीएम मोदी के इस चेन्नई दौरे के दौरान द्रमुक प्रमुख और साथ ही राज्य के सीएम स्टालिन ने भी जो गर्मजोशी दिखाई है उसके राजनीति में कई मायने हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति विपक्षी खेमे को ध्यान में रखकर बना रही है। शरद पवार जहां परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लेते हैं तो वहीं जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका बीजेपी के साथ पहले वाली टक्कर नहीं है। बात अगर यूपी की जाए तो सपा और बीएसपी का रुख अभी साफ नहीं है। दोनों के एक खेमे में आने की संभावना ना के बराबर है। अखिलेश यादव भले ही बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है उन्होंने, लेकिन बीएसपी के खिलाफ वो बीजेपी के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं। बात अगर की जाए महाराष्ट्र और पंजाब की करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शक्ति कम हो चुकी है, तो वहीं पंजाब में अकाली दल अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। विपक्षी दल कांग्रेस इस दौरान बीजेपी के खिलाफ भी मजबूत गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। हर चुनाव में विपक्षी एकता की कोशिश होती है और बाद में एकता में दरार आ जाती है। 2019 जिसकी सबसे बड़ा ये उदाहरण रहा है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि विपक्षी दलों को जिस तरीके से एकजुट होना चाहिए वैसा ना तो वो संसद के भीतर और ना ही बाहर इकट्ठा होते नजर आते हैं। दरअसल इसमें सबके अपने हित छुपे हैं। जैसे ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि वो पश्चिम बंगाल में अपने तरीके से इसका विरोध कर रही हैं और आगे भी करेंगी। फिर आने वाले चुनावों में उसे कांग्रेस और लेफ्ट दोनों से लड़ना है। वहीं आम आदमी पार्टी की भी चुनावों में कांग्रेस का जो सपना जिस तरीके से सामना है वो करना होगा। शिवसेना के उद्धव गुट की अगर बात की जाए तो हिंदुत्ववादी विचारधारा रही है, ऐसे में वो भी खुलकर सामने नहीं आना चाहती है। तो जिस तरीके से इन पार्टियों का जो रुख है वो अपने आप में, हर एक पार्टी की अगर बात करें तो हर एक पार्टी का जो शीर्ष नेता है वो खुद को प्रधानमंत्री की रेस में देखता है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, तो इस दौरान क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष दल एक साथ आएगा या फिर एक बार फिर से बाकी चुनावों की तरह ताश के पत्तों की तरह विपक्ष इस दौरान भी गिरता हुआ नजर आएगा? इसी पर करेंगे चर्चा। तो देखिए, जिस तरीके से विपक्षी दलों के बीच जो बात है वो कितनी बनती है, ये तमाम सवाल हैं
कि अगर विपक्षी दल एक साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए जो रहा है वो कितनी और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बात करें विपक्षी दल की, पूरी तरीके से नीतीश कुमार इस माहौल के साथ में नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि विपक्षी दल का नेतृत्व वही करें। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है। अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बात की जाए तो इस दौरान उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था कि अगर बात की जाए देश में एक चर्चित चेहरे की तो प्रियंका गांधी हैं। तो क्या कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने खुद के चेहरे को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देख रहे हैं, तो आखिरकार ये गठबंधन जिस तरीके से बन रहा है क्या साबित करेगा? क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके की रणनीति बनकर सामने आएंगी? तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये रणनीति बनकर आ रही है उससे तो लगता है कि भले ही सबसे मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन हर एक पार्टी का शीर्ष नेता खुद के दिमाग में, खुद के मन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे की जो चाह है वो लेकर बैठा है। तो देखिए, विपक्षी दलों की बात करें तो इसमें विपक्षी दलों में तमाम नेताओं से नीतीश कुमार मिले हैं। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ इस दौरान मेहमान जुड़ेंगे। उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देती हूं। आपको बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ आलोक जी हैं और कांग्रेस से भूपेंद्र शर्मा हैं, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जेडीएस से शैलेंद्र मंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मैं कांग्रेस की तरफ ही जाकर करती हूं। जिस तरीके से भूदेव शर्मा जी, अगर बात की जाए, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, नेताओं से बातचीत की, मल्लिकार्जुन खड़गे से वो सबसे पहले इस दौरान मुलाकात करते नजर आए। क्या लगता है 2024 की जो राह गठबंधन वाली बन रही है बीजेपी पर कितना हावी हो सकता है? पंकज जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। पंकज जी, देखिए, आज इस देश में जिस तरह का माहौल बन चुका है, कांग्रेस लोकतंत्र को जो खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उन पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। और अगर उसके बावजूद भी जो नेता नहीं डर रहे हैं, वो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो संसद में सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनको किस तरह एक षड्यंत्र के तहत संसद से भी बाहर करने का प्रयास, बाहर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये पूरा देश का विपक्ष समझ चुका है कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के लोगों की समस्याओं को अगर उठाना है, विपक्ष को सही तरह से काम करना है, तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। तभी हम अपने इस देश को देश विरोधी ताकतों को रोक सकते हैं, क्योंकि ये झूठे देशभक्त के नाम पर इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोगों को आपस में जिस तरह से लड़वाया जा रहा है, आज पूरे देश में दंगे फैलाए जा रहे हैं, जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी जो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें ये बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे ये बात नहीं करना चाहते, अडानी को लेकर के ये बात नहीं करना चाहते। अगर इनसे कोई भी सवाल पूछता है तो वे पूरा देश देख रहा है कि किस तरह सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके या फिर संसद से षड्यंत्र के तहत बाहर किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश की समस्याओं को लेकर के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। ये इतने बौखलाए हुए हैं कि आज अगर विपक्ष इस तरह आवाज उठा रहा है तो किस तरह इसको खत्म किया जाए। विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने का काम अगर कोई काम कर रहा है तो ये सत्ताधारी सरकार कर रही है। तो इसलिए मैं मानता हूं निश्चित तौर पर विपक्ष को एक होना पड़ेगा, और विपक्ष एक हो रहा है तभी हम अपने इस देश को बचा सकते हैं। चलिए, मैं बीजेपी से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले जेडीयू जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र जी, क्या लगता है नीतीश कुमार कल मिले हैं, इस दौरान जो गठबंधन बनाने को लेकर कांग्रेस से भी मिले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं, उसके बाद में ही आम आदमी पार्टी के अगर बात करूं तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के अगर चेहरे की मैं बात करूं, क्या नीतीश जी इसको अपने उसमें देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? मोदी वर्सेस में क्या नीतीश कुमार दिखते हैं? क्या चाहते हैं उनकी? देखिए, हमारे नेता ने कभी यह नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के चेहरा हैं। जनतंत्र है, लोग चुनाव जीत के आएंगे और लोग देखेगा। देखिए, हम लोग नीतियों पर, कार्यक्रमों पर बात करते हैं,
और इसके लिए हम लोग जनता के प्रति समर्पित हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। सबसे बड़े नेशनलिस्ट लोग हम लोग हैं। और हमारे नेता के विश्वसनीयता के बारे में तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि पूरे भारतवर्ष में अगर विश्वसनीयता का कोई दूसरा नाम है वो नीतीश कुमार है। वो उलझुल बात नहीं करते हैं, बेमतलब के प्रेस में मीडिया में आकर के चेहरा नहीं चमकाते हैं। वो काम करने वाले लोग हैं, मन की बात करने वाले लोग नहीं हैं। यानी कि आपको लगता है सब लोग, पूरी दुनिया जानती है। मोदी वर्सेज में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ही है। ये बाद की बात है। अभी तो जो देश पर खतरा है, जैसे उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, अब देखिए भारतीय सांख्यिकी प्रतिवेदन के अनुसार इस देश में अभी बेरोजगारी पिछले 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। और क्या कहा था उसने, युवाओं को क्या भरमाया था पहले में कि हम युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। और ये सब कितने झूठे लोग हैं, कितने फरेबी लोग हैं, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। हंगर रिपोर्ट कह रहा है कि 30 ऐसे राष्ट्र में भारत शामिल हो गया है जहां भुखमरी के कारण लोग मर रहे हैं। तो मीडिया ये शामिल हो गया है कि मीडिया भारत सबसे असुरक्षित राष्ट्र हो गया है मीडिया में। किसान और पूंजीपतियों को, किसान और युवाओं को पूंजीपतियों के हाथ में, ये इनके मन में क्या है सब समझ रहा है अब दुनिया। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी की आवाज जनता सुनती है। आखिरकार आपके जितने मुद्दे आपने बताए हैं वो मुद्दे जनता क्यों नहीं सुनती? ऐसे कौन सी जगह खाली है आपकी, क्यों जनता आपकी चीजों को नहीं सुन पाती है? घबराहट को देख लीजिए मैडम, आपके माध्यम से इनकी घबराहट देख लीजिए कि इनकी कितनी बेचैनी है। समझ में आ रहा है, दुनिया अब समझ रही है। ये जितने ये लोग खाल ओढ़ करके, बगछल्ला ओढ़ करके ये लोग नाटक किए हैं, देश को असुरक्षित किए हैं, संविधान को खतरे में डाल दिए हैं, हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति करते हैं, इससे क्या होने वाला है? इनको राष्ट्र प्रेम है, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। चलिए शैलेंद्र जी, आपने जिस तरीके के सवाल पूछे हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं आलोक जी, जिस तरीके से बात अगर गठबंधन की करूं, क्योंकि अगर ये गठबंधन होता है तो 2024 की राह बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरी हो सकती है? ऐसा है मैडम कि हमें किसी से कोई डर नहीं। और ये जो छत्रप लीडर हैं, ये जो अभी आपस में मेल किए हैं, इनकी संख्या कितनी है? 40 सीट बिहार में और 7 सीट दिल्ली में, तो 47 सीट से 445 सीट का मुकाबला होगा। और दूसरी बात, ये नीतीश कुमार जी ने जिस लालू यादव के खिलाफ चीख चीख कर कहा था कि जंगल राज हटाओ और मुझको लाओ, आज ये उसी के गोद में बैठ के फिर से जंगल राज 3 वहां स्टार्ट करा दिए हैं। लूट मार बलात्कार दंगे, ये सब वहां के लिए दिनचर्या में आ गया है। लेकिन उस समय तो आपके साथ में गठबंधन था ना, नीतीश कुमार का आपके साथ में गठबंधन था। हमारे साथ गठबंधन में इस तरीके की वारदातें नहीं होती थी जो अभी हो रही है। वहाँ फिरौती हो रही है, वहाँ पे लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। बिल्कुल। आलोक जी, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं चर्चा पे वापस लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ ने किया है असद का एनकाउंटर। बड़ी खबर आपकी, एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर। अतीक के बेटे अशद पर था 5 लाख का इनाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतीक के बेटे अशद को इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। अतीक के बेटे अशद पर 5 लाख का इनाम था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां पर झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ ने किया है असद का एनकाउंटर। और आपको बता दें कि आज अतीक अहमद की पेशी भी है, उससे पहले अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। जिस तरीके से अतीक अहमद को डर सता रहा था कि आखिरकार उनके परिवार पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और आखिरकार ये खबर सामने आई है, जहां पर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। अतीक के बेटे अशद पर था 5 लाख का इनाम, और उसके बाद अब एसटीएफ ने भी एनकाउंटर कर दिया है। एसटीएफ ने किया है असद का एनकाउंटर। और इसी के साथ बता दें कि एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर हो चुका है। अतीक के बेटे असद पर था 5 लाख का इनाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि
अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। झांसी में यह एनकाउंटर हुआ है, एसटीएफ ने किया है असद का एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर कर दिया गया है। अतीक के बेटे असद पर था 5 लाख का इनाम। आपको बता दें कि जिस तरीके से उमेशपाल हत्याकांड में ये शूटर शामिल थे, उसके बाद से ही असद लापता था, जिसके लेकर पुलिस लगातार और एसटीएफ की टीम लगातार इसका सर्च कर रही थी। और उसी दौरान आपको बता दें कि आज अतीक की पेशी भी है और उससे पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर एसटीएफ ने कर दिया है। तो देखिए, अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। हम चर्चा में थे, हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक जी और साथ ही कांग्रेस नेता भूदेव जी और जेडीयू से हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आलोक जी बात कर रहे थे कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है अगर पूरा गठबंधन बन जाता है, तो आलोक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बेटे को मार दिया। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भूदेव जी, आखिरकार एक तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस में, दूसरी तरफ नीतीश कुमार पूरी कवायद के साथ में आए हैं। दिल्ली के पीएम का चेहरा वो होंगे। आखिरकार कौन सी मजबूरी हो गई अब कांग्रेस की कि आखिरकार अब नीतीश कुमार को इस दौरान इस तरीके की चाहत उनकी उभरकर सामने आई है और आपसे मुलाकात हो रही है? देखिए पंकज जी, अभी आपने पहले एक सवाल पूछा था तो मैं आपको उसका जवाब देता हूं कि बीजेपी को मात्र 37% वोट मिला था, 63% वोट विपक्ष को मिला था। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में 63% लोग भी रहते हैं, उनके लिए उनकी आवाज विपक्ष उठाता है। और अभी आपने सवाल जो पूछा कि क्या मजबूरी थी, इस देश को बचाने की मजबूरी है। जो वास्तव में सच्चा देशभक्त है, जो इस देश की जो परंपराएं हैं, संस्कृति, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो आज एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के बारे में एक कहावत है कि 4 कोस पे बदले वाणी, कोस कोस पे बदले वाणी, 4 कोस पे बदले पानी। तो ऐसे देश में आज आप देश के लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी आप देश के लोगों को लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं। तो इससे देश कभी हमारा विश्वगुरु बन जाएगा? एक और आप कहते हो कि विश्वगुरु बनने की बातें हो रही हैं, दूसरी ओर आप बलात्कारियों की सजाओं को माफ करके अपने मंच पर स्थान दे रहे हैं। भूदेव जी, को अगर बचाना है, मुद्दे से नहीं भटकना है। अगर आप खेमे की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, पहले आप अपने घर की सुरक्षा की बात कर लीजिए। कांग्रेस से इतने नेता निकलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आप कहते हैं पहले घर बचा लीजिए। आपके घर में ही दरार। देखिए, हमारे नेता कहते हैं राहुल गांधी जी डरो मत, और जो डर रहा है वो जा सकता है। जो भ्रष्टाचारी थे या फिर जिन्होंने जिनको डर लग रहा था वो चले गए। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, आप कह रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में जो पहले भ्रष्टाचारी थे वो इनके वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गए। आज वो बिल्कुल, मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि किस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनका उपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। और जो डर रहा है वो डर करके बीजेपी में जा रहा है। जो नहीं डर रहा है वो इस देश के लिए अभी भी जान देने के लिए तैयार है। अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अंग्रेजों से भी इस देश को गुलाम कराया था, अब इन व्यापारियों से भी इस देश को आजाद कराएंगे और ये देश की जनता इसमें साथ देगी। लेकिन भूदेव जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, इस दौरान अगर बात नीतीश कुमार की करें तो चेहरा तो नीतीश कुमार ही बचे ना, बाकी बड़ा चेहरा कैसे आगे लड़ पाएंगे? पंकज जी, चेहरा कोई भी हो, देखिए हमारे यहाँ एक संसदीय प्रणाली है जिसमें सांसद चुन के आते हैं और अपना एक नेता चुनते हैं। हाँ। तो ये उस समय की बात है कि कौन नेता चुना जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे नीतीश जी हो या कोई और भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सवाल इस समय का नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को एक साथ होकर के चुनाव लड़ना होगा और इन देश विरोधी ताकतों को हराने का काम करना होगा, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को लड़ाते हैं और खुद पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाते हैं और पाकिस्तानी एजेंसियों से इस देश में जांच करवाते हैं, जो चाइना के नाम पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, चाइना अंदर आ जाता है लेकिन देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो इसलिए पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। भूदेव जी, विपक्ष की एकता की बात तो हमने बहुत चुनावों में देखी है, 2019 में भी देखा था। ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है विपक्ष। आप बात करते हैं गठबंधन की, आपको क्या लगता है 2023 का गठबंधन चलेगा, जहां पर सभी नेताओं की, सभी शीर्ष जो पार्टियां हैं, सभी जो उनके शीर्ष नेता हैं, उनकी अलग अलग राय रहती है, आप कैसे कह सकते हैं? मैं बिल्कुल, देखिए 2019 में एक बार फिर मोदी जी को ये कहकर के मौका दिया गया, इन्होंने नोटबंदी की, इसमें फेल हो गए कि मैं चौराहे पे आऊंगा 50 दिन बाद
मुझे मारना। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए से तमाम वादे किए। फिर इन्होंने कहा कि मुझे 5 साल ही मिले, मुझे पूरा समय नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने एक बार फिर मौका देने का काम किया, इनको सत्ता में लेके आए। मैं आपसे ये कहता हूं कि देश की जनता बचाएगी और निश्चित तौर पर इस बार गठबंधन जो होगा। जनता के बीच अभी गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ, आप गठबंधन को किस तरीके से देखेंगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। चलिए आलोक जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एक साथ आएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जातिवाद की राजनीति करती है, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं। अगर हम जातिवाद की राजनीति करते हैं तो अखिलेश जी क्या करते हैं, लालू यादव क्या करते हैं, नीतीश कुमार क्या करते हैं? इन लोग जातिवाद की राजनीति के अलावा और कुछ करते हैं? और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अभी मेरे कांग्रेस के दोस्त कह रहे थे, इनका ये एलपी, महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, 15 लाख, ये राग ये लोग पिछले कितने चुनाव से बजा रहे हैं, लेकिन जनता इस सब पर विश्वास नहीं कर रही है। आज वैश्विक स्थिति है कि पूरे वर्ल्ड में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है और मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 7% पर बांध के रखा हुआ है। आज का रिपोर्ट है कि 15 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई की दर नीचे आई है। ये आज का रिपोर्ट है। और कल का रिपोर्ट है कि आईएमएफ ने कहा कि विश्व में जो भी स्थिति है उसमें भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हम विश्व में 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं। क्या ऐसे ही हो गया है? 44 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। सड़कों का 30 किलोमीटर प्रतिदिन से जाल बिछाया जा रहा है। हजार टनल और पुल का निर्माण हो गया। आलोक जी ठीक है, बिजली निर्बाध मिल रही है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से रणनीति लेकर अब आगे आएंगे? बीजेपी की क्या रणनीति होगी? हमें कोई रणनीति नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, काम में विश्वास करने वाले लोग हैं। और ये जो दंगे हुए, ये दंगे कहाँ हुए? ये दंगे हुए वेस्ट बंगाल में, ये दंगे हुए नीतीश कुमार के राज में। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम है, स्टेट की पुलिस फेल हुई, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ। शैलेंद्र जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो दंगे हुए हैं वो आप ही की सरकार में हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जितने दंगाई लोग हैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो भी हैं काम करने वाले ये लोग हैं, ये सब की पहचान की जा रही है। कैसे वो जमशेदपुर वाला आपने देखा होगा कि वो ये चेन्नई वाला मामला, ये लोग क्या कह रहे थे कि बिहार के लोगों को सब पकड़ाया, जेल में गए। ये सब लोग दंगा फैलाने में पूरी भूमिका निभाते हैं। अपने एजेंटों को जगह जगह भेज दिए हैं। शैलेंद्र जी, और ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो। शैलेंद्र जी, छोटा सा कमेंट चाहूंगी 30 सेकंड का। आखिरकार जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, शैलेंद्र जी जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, तो जेडीयू की तरफ से क्या कुछ खास इस पर जो चर्चा हुई है, किस तरीके की रणनीति इस पर तैयार हो रही है? छोटा सा कमेंट 30 सेकंड का। यही है कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी को अगली बार हम लोग सत्ता में नहीं आने देंगे। ये देश विरोधी लोग हैं, किसान विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं। ये लोग देश को रहेंगे तो गुलाम बना देंगे। मीडिया को कैप्चर कर लिए हैं, सब चीज कर लिए हैं। इसका रहना देश हित में नहीं है। मीडिया पर एलिगेशन नहीं लगा रही है, मीडिया अपना काम कर रही है। भूदेव जी 30 सेकंड के लिए फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। गठबंधन पर आखिरकार किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की? देखिए पंकज जी, मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से पहले देश को आजाद कराने में और देश की आजादी के बाद इस देश को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो पूरा देश जानता है। और आज एक बार फिर इस देश को बचाने के लिए इन देश विरोधी ताकतों से कांग्रेस पार्टी सभी के साथ गठबंधन करेगी। आलोक जी छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर मुझे छोटा सा कमेंट।
चलिए, आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें गठबंधन की, तो नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और लगातार उन्होंने जो विपक्षी नेता यानी कि अपने जिसके साथ में वो गठबंधन करने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सबसे जो शीर्ष नेता है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार 2024 को लेकर जिस तरीके से विसात बिछाई जा रही है उसका क्या परिणाम निकलकर गठबंधन के द्वारा आएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।